हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और फर्स्टली मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज आपका एग्ज़ाम था जीडी का। मैंने आज एनालिसिस नहीं करवाया है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, मैं कहीं से भी क्वेश्चन ला के डालूँ ना तो आप यकीन वैसे भी नहीं करने वाले हैं। सामने सबूत रख दो फिर भी नहीं यकीन करेंगे, बट कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, छोड़ो, मुझे अपनी खुद की मेहनत पे भरोसा है। बाकी हम लोग आगे के एग्जाम्स देखते हैं। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपका पीवाईबी मैं टाइम से करवा दूँ। एक्सप्लेनेशन जितना हो पाएगा पॉसिबल उतना करा देते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं। इसके अलावा फिर जो हम लोग बिल्कुल लग के मेहनत करने वाले हैं वो सीजीएल एग्जाम की है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो 2024 तक का जीके आया था ना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपका 2025 में आपके लिए सफिशिएंट जो बेनिफिशियल रहेगा। हम पूरी मेहनत से करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं हमारे साथ सीजीएल एग्जाम तक तो प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि जीएस में लग के बहुत मेहनत करने वाले हैं। 2024 में जो जीके क्वेश्चंस हमने देखे थे ना, उनके बेस पे मेहनत करेंगे, क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों से बात की, देखो बच्चों से बात करके ऐसा पता भी चलता है कि बच्चे क्या है, लास्ट मोमेंट पे वन लाइनर्स आप पढ़ते हो, है ना। आप 8 दिन पहले से, कोई कल एक सर मेरे से पूछ रहे थे क्या पढ़ ले जीएस 30 हो जाए, तो देखो अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ा है, जैसे हम एक फोकस करके चल रहे हैं, आपका सीजीएल एग्जाम है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन हम आपको कांस्टेबल एग्जाम की बात कराना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि आपने बौद्ध धर्म को रीड किया बच्चे, ठीक है, तो आपका क्या काम है, बौद्ध धर्म को रिलेटेड आप वन लाइनर्स पढ़ोगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई, संस्थापक कौन थे, कहाँ पहला उपदेश दिया, कहाँ दूसरा। ये वन लाइनर पे नहीं करना है, पूरी कोशिश करनी है। अगर आपके पास कोई वर्ड आता है, अगर पानीपत का युद्ध आया है, तो आपके दिमाग में तुरंत चीजें रन करनी चाहिए कि पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, कहाँ हुआ। अगर आपको प्लेस पता है, प्लेस भी लिखना है। किसी भी की आप रचनाएं पढ़ते हैं, आपसे सूरदास की पूछ ली जाए, कालिदास की पूछ ली जाए, मुंशी प्रेमचंद्र जी की पूछ ली जाए, रचनाओं के नाम के साथ आपका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि आपको उसकी भाषाएं भी पता हो कि कौन सी किस भाषा में लिखी गई। कोई समाचार पत्र है तो वो किस भाषा में था, कब हुआ। थोड़ा सा देखो टफ काम है, क्वेश्चन रिपीटेशन वही होता है। क्वेश्चन आपको आज जिस फॉर्म में मिला जरूरी नहीं आपको कल उसी फॉर्म में मिले, बट क्वेश्चन वही है। आपका जीके का सिलेबस बच्चे ये है, ठीक है, लिमिटेड टॉपिक है, सिलेबस उसका वाइड है। बस जो आप छोड़ते हैं ना, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर बस उसमें घुस के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। करेंट अफेयर का पार्ट अगर आप डिसाइड कर दे, साइड में कर दे, तो आपके पास स्टैटिक अवेयरनेस बचता है। सबसे जो स्टैटिक अवेयरनेस में टफ लगता है वो है केवल लोक नृत्य। जो जीडी का एग्जाम अभी हुआ है 2025 में, पंचवर्षीय योजना से कितना क्वेश्चन बना है, घूम फिर के उसका टेन्योर पूछ लिया गया, उसमें जो नारे दिए गए वो पूछ लिए गए, उसका मॉडल पूछ लिया गया, कितना रिपीटेशन था, है ना। तो क्वेश्चन बच्चे सब वही है, बस आपने पढ़ा कितना है वो मैटर करता है। पंचवर्षीय योजना जिस बच्चे ने पूरी अच्छे से पढ़ी होगी कि टेन्योर कितना है, गैप कितना था, किस मॉडल पे बेस्ड थी, कितनी लक्ष्य दर रखी गई थी, तो उसके लिए इजी रहा है ना। तो ये है आपका पूरा रेफरेंस अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स की तरह आप लास्ट में विद्या लाके पढ़ रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। बस लास्ट मोमेंट पे आपका केवल ये होना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चन निकले, जैसे कि आपके सामने से ये आया, ट्राई ट्राई का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए मुख्यालय कहाँ है और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। क्वेश्चन को क्रैक करना हमने आपको 365 डेज की सीरीज में सिखाया था, पहले भी सिखाया था, अब हम फिर से वापस शुरू कर रहे हैं। और हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एसएससी की क्लास को कैरी ऑन करना चाह रहा है, आगे एग्जाम जो आपकी अपकमिंग है, आई थिंक जुलाई से शायद एसएससी सीजीएल वगैरह लगा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डजेंट मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, आप जीटी के बच्चे, आप एमटीएस के हैं, आपको जीके अगर पढ़नी है तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। पूरी कोशिश करेंगे, जितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारा कुछ करेंगे, ठीक है। 2024 पे जो हमें वेरिएशंस देखने को मिले जीके पे, उसको भी फोकस करके चलेंगे। चलो देखें, जो पेपर हम आपको करवा रहे हैं वो हम आपको कांस्टेबल के लिए करवा रहे हैं, और अभी आपके पास टाइम है मेरे ख्याल से, जितना है उतने में मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा लेते हैं। जितना आपको हम डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे उतना डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। चलो देखो, ट्राई का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, आपका पेपर है 19 जनवरी 2019 का। 2019 के कुछ पेपर्स हमें मिले हैं, जो भी है हम आपको सारे प्रोवाइड कर देते हैं। देखो, तो ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे बच्चे स्थापना वर्ष पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए इसका जो स्थापना वर्ष है, और थोड़ा सा मैं लाइन को स्लो कर लेती हूँ,
लोप, चलिए जो आपका स्थापना वर्ष है इतने में दिखेगा ना, ठीक है, तो वो आपका है 1997 का, 20 फरवरी 1997 को आपका इसका स्थापना वर्ष है, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन करंट में बनेगा, जैसे कि आपके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे करंट अफेयर का बनेगा। बाकी आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर करते ही रहते हैं, है ना। करंट अफेयर को मैं नहीं टच करती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं करंट अफेयर को रीड नहीं कराती हूँ, बिल्कुल नहीं टच कराती हूँ। चलिए, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है। देखिए, जब आप कोई भी चीज लेते हैं, आपने भूमि खरीदी, आपने गोल्ड खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, निवेश करते हैं। वो आपका निवेश आगे के लिए मतलब रहता है, ठीक है। तो आप जो भी खरीदते हैं, उपकरण खरीदें या मशीन खरीदें या जमीन खरीदें, कुछ भी खरीदें, वो आपका सब एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आगे, क्या एक स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारतीय ध्वज जो है हमारे प्रस्तावना में नहीं आता। स्वतंत्रता, समानता, न्याय तो ठीक है, भारतीय ध्वज हमारा प्रस्तावना के पार्ट में नहीं है। एक आपसे क्वेश्चन ये पुट अप हुआ था कि आपको सूत्र कोई दिया था कि बेचालकों का महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है। तो सफेद जो व्हाइट फ्लैग है वो हमारा ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। चलिए, 50 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में रहते हैं जीके के, और अगर आप सही से रीड करेंगे तो हमें लगता है आप 30 से 35 आराम से क्रैक कर सकते हैं। और एक दो सर हैं उनको लगता है खैर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू देखिए बच्चे क्या होता है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू ये मतलब नहीं होता है कि आपको क्या करना है। पीवाईक्यू का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे कि आपके आपने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि आप कोई भी ले लीजिए, यही ले लीजिए जबलपुर नदी। तो अगर आप जबलपुर शहर के बारे में बात करें, किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका एक तो आंसर हो जाएगा कि शहर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। इसके अलावा आपको 4 ऑप्शन मिले, मतलब आपके सामने 4 क्वेश्चन और हैं, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को क्रैक करो, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। 365 डेज की सीरीज में हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, कैसे निकालना है, क्या करना है। आपको अपने दिमाग से ही खिलवाड़ करके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर एक पे एक ही छोड़ दोगे ना, जैसे आपने ये पढ़ा जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, अगर मैं एज अ कैंडिडेट अगर बोलूं तो मेरे सामने क्या आएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि मुझे सारे शहर का पता होना चाहिए कि सारे शहर किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। मेरा दिमाग ये बोलता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ कि एक क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में मिला है कि आपसे शहर पूछा गया था नदी के किनारे, तो सारे शहर किस किस नदी के किनारे हैं हमें पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट का काम है। टीचर भी केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस करके आपको पढ़ा सकता है, मैक्सिमम 2 या और ज्यादा 3, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो हर एक चीज पे प्रॉपर अपना पकड़ बना सकता है। चले देखो, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सीएचएसएल में आपका आ चुका हुआ क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था आपसे। तो ये स्थित कहाँ पर आपका, नर्मदा नदी पर। यहाँ तक क्लियर है। जबलपुर, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, जबलपुर आपका कहाँ का शहर है, मध्य प्रदेश का। एक क्वेश्चन ये बना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन जब आप बनाना शुरू करेंगे बच्चे, तो आपका आराम से आ जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट आपका है महिला और बाल विकास। देखिए ये 2019 का पेपर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको स्किप करा रही हूँ। 2000 अब तो कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जी थे। इसके अलावा भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के, थर्ड। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 3 मई 1969 को, ठीक है। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये अपने कार्यकाल में इनको मृत्यु हो गई, मतलब इनकी जो डेथ थी इनके कार्यकाल में हो गई। इसलिए कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अपने कार्यकाल में मृत्यु प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और आपको इनका नाम मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेवा समिति के संस्थापक पूछे गए थे, तो सेवा समिति के संस्थापक, अच्छा एक बात बताओ, स्थापना कब हुई थी सेवा समिति की, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाओ। तो 1914 में, कहाँ, इलाहाबाद में। 2 क्वेश्चन रेडी, कब हुई थी 1914 में, कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। तो आपको इसी तरह से सीखना है, जब आप ये करना सीख जाएंगे ना तो आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा ही नहीं। किसने की थी, तो हृदयनाथ कुंजरू जी ने की थी। यहाँ तक सही है। चलो, इसके अलावा ये मेंबर थे किसके,
तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर भी थे। क्या था, क्लियर है? चलो अब यहाँ से देखो, ये भी क्वेश्चन बना था आपका, एक एग्जाम में आ चुका था, ये किसके मेंबर थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जब आपके सामने ये आया तो इसमें भी क्वेश्चन है, तो भैया जी बस इसी का खेल है दिमाग का। आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है या आपको एक क्वेश्चन में ही 15 क्वेश्चन पढ़ने, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में जब आप बात करोगे तो आपका ऑब्वियसली बात है, गठन कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ और किसने किया। तो गठन हुआ इसका 1905 में। कहाँ पर हुआ, पुणे में हुआ। किसके द्वारा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा हुआ। ये बनाओ अपनी स्ट्रेटेजी पढ़ने की। मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ अपना तरीका चेंज करो, बट इस टाइम मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अगर आप एमसीक्यूज करते हैं बच्चे, तो आपको ये मेरा वाला मेथड यूज करना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं होता इससे, तो मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि भाई आप मेरा मेथड कॉपी करो, लेकिन जिस चीज को अच्छा से मुझे लग रहा है उसका आगे बेनिफिट मिलेगा, वहां मैं आपको बोलती हूँ कि इससे एक चीज होती है। देखिए, अब आपने यहाँ पर गए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पे गए, तो आपकी, अगर आपको ये पता है तो आपकी ये भी चीजें रिकॉल होती है ना, कि कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो अगर आपको पता है तो आपकी चीजें अपने आप में ब्रश अप होती रहती हैं। और जीके का भैया जी खेल ही है, जितना दिमाग में आपकी चीजें चलेंगी उतना आपको याद रहेंगी। कोई चीज छोड़ दोगे ना, वो भूल ही जाओगे। चलो आगे चलते हैं। एक चीज और लिखो, हृदयनाथ कुंजरू जी थे भारत की संविधान सभा के भी सदस्य थे। तो अब देखो, चेक करो कितने क्वेश्चन आपने किए, 1 2 3 4 5 जगह, और ये 6 और ये 7। भैया जी 7 क्वेश्चन किए आपने एक क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना रेशियो, बस यही समझाना चाह रही हूँ मैं। आगे देखो, इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए वैसे। अभी आपके पास टाइम नहीं है इसके लिए, वैसे टाइम होना चाहिए। अभी मैं आपको ये करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर आपकी पूरी तैयारी हो रखी है बच्चे, कि हाँ आपने पूरा पढ़ रखा है, तो आप ये कर सकते हो। सारी चीजें एकदम रिवाइज करने के मोड में हो कि हमारा पूरा सिलेबस तैयार है। जो बच्चे नए हैं, जिनका सिलेबस नहीं तैयार है ना, उनके पास टाइम नहीं है ये करने का। इसके लिए आपको चीजों का ना पूरा रिकॉल होना जरूरी है। आगे चलते हैं। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इसके अलावा आपका फिर आ जाता है इंडोनेशिया, वियतनाम, इस तरह से आ जाते हैं। आगे चलते हैं। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल प्लेयर है। इसके अलावा ये कहाँ पर इनका बर्थ सिटी है वो कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क से है। चलिए, कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकाल भी नहीं पाओगे। अब निकालने के लिए तो आपको यही है कि रग्बी में यूज होने वाले जो आपके खेल में वर्ड्स हैं, ये सब चीजें आप क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक कर पाते ना। देखिए, हार्डवर्क सब करते हैं, सिलेक्शन उसका होगा जो हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करेगा, है ना। चलिए, अगस्ता मास्टर ट्रॉफी की बात हो रही थी कि किस खेल से संबंधित है? आपका गोल्फ से रिलेटेड है ये ट्रॉफी। एक आपकी भाषा पूछी गई थी कि जो किसी भी राज्य की भाषा नहीं है, तो पंजाबी भैया जी पंजाब की, गुजराती गुजरात की हो गई, उड़िया उड़ीसा की हो गई, खासी एक ऐसी भाषा है। देखो, लोक भाषा हो सकती है कहीं की, है ना, मिजोरम की हो सकती है, लेकिन आपकी राजभाषा नहीं है। राजभाषा मतलब जो आपके राज्य में एफिलेटेड मेन भाषा के रूप में है ना, तो वो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। शुरू से पढ़ रहे हो। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? देखो, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है उनके बौद्ध जी के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ये तो हो गया आपका आंसर। धर्म चक्र था क्या, ये समझो। धर्म चक्र, अब जैसे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, अब ये क्वेश्चन देखा होगा ना, तो अगर कुछ बच्चे देख रहे हैं तो मैं 10 में से श्योरिटी हूँ, 10 में से 4 से 5 बच्चों को पता ही नहीं होगा धर्म चक्र के बारे में। क्योंकि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आप डीप में नहीं पढ़ते हो। कोई भी चीज पढ़ो, भले ही टाइम लो, लेकिन डीप में पढ़ो, उसको पता होना चाहिए आगे आपको। धर्म चक्र देखो क्या है, इसमें 8 तीलियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व किया गया 8 तीलियों के द्वारा। जैसे आपका चक्र है उसमें 8 तीलियां जो 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि आपका जिनको आपका अष्टांगिक मार्ग के घटक बोला गया, कॉल्ड अष्टांगिक
मार्ग के घटक। अब घटक तो पता है कैसे, आपने पढ़ा होगा, सम्यक दृष्टि, ये बच्चे सब आपका आता है धर्म चक्र में। ये तो सबने पढ़ा होगा ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक तो बस यही चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस वही ब्रशअप करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। हमें पता है आप इंडियन टाइम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी जीनियस है। फोर्थ है आपका सम्यक कर्म हो जाएगा, और फिफ्थ हो जाएगा आपका सम्यक आजीविका। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ है हो जाएगा सम्यक प्रयास, और सेवेंथ हो जाता है आपका सम्यक स्मृति, और नेक्स्ट एट हो जाता है आपका सम्यक समाधि। क्लियर, ये सब आपका आ जाता है धर्म चक्र में, या अष्टांगिक मार्ग के घटक बोला गया। इन 8 तत्वों को, इन 8 तीलियों को दर्शाया गया तत्वों के रूप में। चलिए, इसके अलावा हम आपको और इंफॉर्मेशन अगर दें तो धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई। चल आगे चले। फास्फोरस के लिए प्रतीक सबने पढ़ा है पी। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करो जाए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ, मैं यहाँ पर एरो करके कर रही हूँ, अगर आपसे ये बनेगा तो आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। 2 क्वेश्चन बने, बस क्वेश्चन को क्रैक करना सीखना है बच्चे। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो आपको ये आना चाहिए, वरना बुक्स सबके पास है, पीडीएफ सब मांगते हो, पढ़ी रहती हैं, हमें खुद पता है। हमारा भी यहाँ हॉस्टल में यही हाल है, बच्चों को पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ एक बार उठती है, उसके बाद 10-15 दिन कहाँ पढ़ी है पता ही नहीं चलता है। तो एम ये रखो कि आपने जो डिसाइड किया, जो भी पीडीएफ उठाई है, उसका एक बार कंटेंट निकाल लो। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत का महान्यायवादी जो बोला जाता है कैग, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? जीडी एग्जाम में आपका आ चुका है, तो मैं यहाँ पर आपका मेंशन कर देती हूँ, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये यही सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप ध्यान नहीं देते, और यही एग्जाम में छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि नियुक्ति होती है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति जी हैं, यही हमारे उपराष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलाते हैं। अब अगर आप देखा जाए तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन आपके और तैयार हुए हैं, ठीक है, बस ऐसे ही रीड करना है। मैं हमेशा सलाह देती हूँ, जीएस अगर आप पढ़ रहे बच्चे तो आपको ऐसे ही पढ़नी है। आगे चलते हैं। घनत्व की ऐसा यूनिट पूछी थी, पहले भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, आपको कभी कभी ऐसा देखने में मिलेगा लिखा हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया था, तो द्वितीय युद्ध तो हुआ आपका 1556 में। प्रथम कब हुआ था? 1526 में फर्स्ट हुआ था। किसके बीच? बाबर व लोदी वंश के बीच। चलिए, चौसा की लड़ाई किसके बीच हुई थी जरा बताना। चौसा की लड़ाई, देखिए जब आपकी लड़ाई की बात हो रही तो आपको कुछ कुछ चीजें ऐसे ही रिकॉल होनी चाहिए दिमाग में अचानक से, कि अगर पानीपत पूछेगी तो पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, और युद्ध अगर आपके दिमाग में आ रहा है और वॉर्स की बात आ रही तो उनको भी एक बार रिकॉल करना है। चौसा का युद्ध जो हुआ है आपका हुमायूं के बीच हुआ था, हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। और ये थे कौन? ये अफगान थे। और घाघरा की एक युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 में। इस तरह से आपको करना है। चलिए आगे। पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था बच्चे, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है आपका फुल फॉर्म। एक आपके संसद सदस्य दिए गए थे, राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वो तब रहे थे, अभी तो चेंज हो जाते हैं। गोवा का लोक नृत्य पूछा गया था आपसे, मांडो हो जाता है गोवा का लोक नृत्य। आगे आपके कुछ डांस फॉर्म हमने आपको जीडी के पीडीएफ में कराए हैं, जो बच्चे अगर कोई नया आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं।
भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? प्रथम सूची के अंतर्गत आता है। जीडी एग्जाम में हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की है, हमें अभी डेट नहीं याद है, वहां पर हमने आपको सारी सूची मेंशन की है, सारी अनुसूचियां मेंशन की हैं, इसके अलावा आपके सारे आर्टिकल मेंशन किए हैं, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। और कांस्टेबल वाले बच्चे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, आप देखिए मेरे चैनल पे देखिए या कहीं भी देखिए, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो जो अभी मैं क्वेश्चन का पैटर्न देख रही हूँ वो मैं बोलूंगी आप 2024 के तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जैसा कन्वीनियंट रहे आप जिसके थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि महामैराथन एक नाम की मेरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप अपने हिसाब से देखिए, मैं आपको रिकमेंड बस कर रही हूँ, आपका मानो तो देखिए, नहीं हो तो आप किसी और से भी कर सकते हैं, कोई बुक से कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। वहां पर आपको 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्ट वाइज के आपको महामैराथन मिलेंगे, लगभग 4 से 5 घंटे की एक वीडियो मिलेगी। तो क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है और बस, ठीक है, वीडियो पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है, स्क्रीनशॉट लेना है, आगे बढ़ना है, वो क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करने हैं, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई थी, क्योंकि तब मेरा टेलीग्राम पे आने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने वहां पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई थी। तो ये काम कर लो, जिस बच्चे का कांस्टेबल का पेपर है, मैं श्योर हूँ आपको 10 से 12 नंबर की हेल्प तो मिलेगी मिलेगी, अगर नहीं होती तो मैं आपको नहीं बोलती, धोखे में रखने वाला काम नहीं है, मुझे लग रहा है मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हो, महा मैराथन प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हो, तो आप इसको कर लेना। 5 या 6 वीडियो है मेरे ख्याल से, 5 या 6 वीडियो, बस, इससे ज्यादा नहीं है। जीडी एग्जाम की मैं पूरी कंबाइंड वीडियो आपको कल अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियां बताने की जरूरत है क्या? चलिए, वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ, मैं आपको बता दें, पहली अनुसूची में हमारा आ जाता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रों की सूची, हमारी पहली अनुसूची है। दूसरी में हमारा सार्वजनिक कार्यालय है, न्यायाधीश है और महालेखा परीक्षक वेतन है। तीसरी अनुसूची में हमारा शपथ का रूप है। चौथी में सीटों के आवंटन के रूप में परिषद की जो सीटें होती हैं। तो ये मैं सब आपको मेंशन करवा चुकी हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, ठीक है। चलो, कांच, साबुन और कागज के उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बच्चे, तो आपको वॉशिंग सोडा लिखा हुआ मिलेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह किस विरासत स्थल में शामिल है? ये जो है आपका कर्नाटक में है, सीजीएल में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आ चुका है। अच्छा, एक बात बताओ, अब यहाँ से हम्पी की बात चली है, तो हम्पी क्या था, कहाँ था? विजयनगर के जो अंतिम हिंदू साम्राज्य था, अंतिम राजधानी बनी थी हम्पी, याद रहेगा। चलिए, तो जो विजयनगर की राजकुमारी थी, उन्होंने द्रविड़ मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना आगे चलना। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो भैया त्रिपुरा तो हमारा स्टेट हो गया ना, राज्य हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शुरू से पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है, ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस, नीचे 2 वाला नीचे मिलेगा, ठीक है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तक सूचकांक बर्फ का अगर आप बात कर रहे हो तो हो जाएगा 1.11। इसके अलावा आपका 1. ठीक है, एक काम करो, एक दो चीजों के और लिख लो, मैं यहाँ पर आपको लिखा देती हूँ। सेंधा नमक का पूछा जा चुका है, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको लिखा देती हूँ। सेंधा नमक का आपका हो जाएगा 1.54, और मिट्टी के तेल का लिख लो, मिट्टी के तेल का 1.44, पानी का कितना होता है? 1.333। ये चीजें याद करने वाली हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, वो मैंने बता दिया। जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो विमा रहित होता है, मात्रक रहित होता है, ये बात पहले भी हमने आपको बता दिया है,
चलिए, पहले बता दिया मतलब पहले भी हमने आपको पढ़ाया है, वहां पर बताया था। अभी तो नए बच्चे ऐड है तो कोई बात नहीं। अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो एक काम करना, 365 डेज की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, वहां पर आप जाना। अप्रोक्सीमेटली डे 80 के बाद से देखना शुरू करना, डे 80 के बाद से। ये इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मैंने डे 80 के पहले जो वीडियोस कराई है बच्चे, वो मैंने लगभग 1 साल पहले करवाई थी। तो उसमें मैंने आपको कंटेंट तो पढ़ाया है, लेकिन वहां पर मैंने क्वेश्चन की मेंशनिंग नहीं की है कि आपका किस एग्जाम में आया, किस ईयर में आया, किस स्टेट में आया, किस शिफ्ट में आया, ये मैंने मेंशन नहीं की। जो मैंने 80 के बाद में सेशंस करवाए हैं, वहां मैंने आपके मोस्टली कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के आगे आपका किस ईयर में आया है, किस एग्जाम में आया है, किस शिफ्ट में आया है या किस डेट में आया है, सारा कितने बार रिपीट हुआ है, सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो। और इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टाइम में चाहिए तो जीके शॉर्ट पे चले जाना। जीके शॉर्ट पे जितने सेशन मैंने कराए सबका जीके एक शॉर्ट बना के अपलोड किया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया था, कौन है? वट वृक्ष का हो जाता है। अब वट वृक्ष की बात आई, यानी कि बरगद भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं। जब बरगद लिखा है तो एक बात बताओ, वैज्ञानिक नाम दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। पिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, ये आ गया आपका नाम। आगे चलते हैं। एक बार बताओ, जो नारियल का पेड़ है ये कहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है? तो ये मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है। याद आ गया, मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए, ये और लिखा दूं क्या मैं राष्ट्रीय पेड़ वगैरह? देखो, कुछ बता देते हैं, ज्यादा नहीं कुछ बता देते हैं। देखिए, ये सब पेपर्स को कराने के लिए चाहिए टाइम, और वही नहीं होता है अपने पास। बट कोई बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो एग्जाम टारगेट करेंगे शायद सीजीएल का ही करेंगे। आज मैं पूरा वर्कआउट करूंगी, पूरा देख के मैं आपको एक शेड्यूल बना के पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का है गोल्डन वेटल। बांग्लादेश में आपका राष्ट्रीय पेड़ है आम का, आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ बोला जाता है। कनाडा में आपका मैपल ट्री है। इंग्लैंड में आपका ओक है। इंडोनेशिया में सागौन। पाकिस्तान में आपका देवदार का वृक्ष है। इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं बाकी सारे कराऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल उन्होंने प्रारंभ किया था। अब जब ये आया तो आपको इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इसके नाम से ही लग रहा है किस भाषा में था, इंग्लिश में था। आगे चलते हैं। एक चीज और लिखो, जो हमारे फिरोज शाह मेहता जी थे वो वैसे पेशे से एक वकील थे। इसके बाद वो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1893 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। ठीक है, चलो। इसके अलावा इज ऑल्सो नोन एज लॉयन ऑफ बॉम्बे, ये इनको उपाधि दी गई थी, तो इसको जरूर याद रखना। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता था। जैसे ही आपका इनका नाम आएगा, दयानंद सरस्वती जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार आया जाता है आता है, 1875 में इन्होंने कहा बॉम्बे में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का क्वेश्चन है।
इसके अलावा जो पूछा जाता है 1874 में इन्होंने एक नारा दिया था, क्या? वेदों की ओर लौटो। इनके द्वारा लिखी हुई जो बुक थी वो थी सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर? चलिए, बाल गंगाधर तिलक के बोलेंगे अगर आप, तो इनको बोला जाता था द फादर ऑफ, ये उपाधियां दी गई थी बच्चे इन्हें, है ना, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये हमारा तरीका है पढ़ाने का 365 डेज की सीरीज में। ये हम आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं, आपको टाइम कम है थोड़ा सा, हम आपको बाकी के जो क्वेश्चन पेपर कराएंगे वो थोड़ा जल्दी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर ही करवाएंगे। ये तरीका है हमारा पढ़ाने का जो आपको 365 डेज में मिलेगा। इवन और भी डिटेल्स हम उसमें ऐड करते हैं। चलिए, बट हमने आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विवेकानंद जी हो गया, ठीक है। चलो, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, टोकोफेरॉल होता है, और रासायनिक सूत्र इसका हो जाता है C29H50O2। क्लियर? चलो, वैसे आपको विटामिन के सारे केमिकल नेम करवा चुके हैं, अगर आप लिखना चाहें तो हम आपको फिर से मेंशन कर सकते हैं। विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, आंखों के लिए जरूरी होता है, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है रतौंधी या केराटोमलेशिया हो जाता है। विटामिन B1 को बोलते हैं बच्चे थायमीन। विटामिन B2 का हो जाता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट आपका B3 का हो जाता है नियासिनामाइड। B5 का हो जाएगा आपका पैंथोथेटिकम। B6 का हो जाएगा आपका पायरिडोक्सल। ये PDF है इसलिए इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम लगती है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा B7। B7 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है अब तक, इसका हो जाएगा आपका बायोटिन। और B9 का हो जाएगा आपका फोलिक एसिड। नेक्स्ट आपका हो जाएगा B12 साइनो कोबालमिन। चलिए, C का हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा आपका D का हो जाएगा कैल्सिफेरॉल। E का आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। K का हो जाएगा पाइलोक्विनोन। के बारे में जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है। ठीक है, विटामिन के का रोल होता है। तो ये मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि आपको इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट, आपको ये भी याद होना चाहिए, कैपिटल करेंसी, कंट्री कैपिटल करेंसी, जिसको ना मिले तो स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर रखा है। प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। वहां पर कंटेंट कंप्लीट नहीं है अभी, उसको कैरी ऑन करना है, आगे और बढ़ाना है, उसको भी हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए ये वहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। DY पाटिल स्टेडियम भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। जो DY पाटिल आपका है ये आपका मुंबई में है। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्कटक विज्ञान। चलो नेक्स्ट,
यूके की मुद्रा, ये भी देखो 3 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके कैपिटल करेंसी से। पौंड स्टर्लिंग है। रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी के द्वारा समुद्र से अलग की हुई क्षारीय पानी की झील क्या कहलाती है? लगून कहलाती है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 39 जोड़ी, यानी कि द्विगुणित कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 78 गुणसूत्र। ये जो होते हैं ये अगुणित बोली जाती है, अगुणित। अगुणित कोशिका में गुणसूत्र, ठीक है। और ये आपका डबल हो जाएगा द्विगुणित में, तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने आपको पहले भी कराया था। चलो आगे चले और बता दे क्या। 23 जोड़ी आपके होते हैं मनुष्य में, यानी कि इंसान में, यानी कि टोटल कितने? 46। और जानेंगे? चलो बता देते हैं। ये होते हैं घोड़े में 32, 19 होते हैं आपके बिल्ली में, 21 होते हैं बच्चे आपके गेहूं में, और मोर में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है 78। और लिखना है? मैं और बता सकती हूँ बट वही है, वीडियो बड़ी हो जाएगी आपकी। एक और लिख लो, मेंढक। मेंढक में भी पूछा जा चुका है, तो मेंढक में होता है 13 जोड़े। ये आपके द्विगुणित हैं, ठीक है। इसका मतलब आधा कर दो तो 39 हो जाएंगे मोर में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया, तब मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, रोमन देवता के राजा के नाम पर कौन सा ग्रह का नाम रखा गया, तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति, हो जाएगा। बाकी आपका मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखो सौर मंडल में अपने 8 ग्रह, सूर्य से निकटतम कितने? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो पहले हमारे 4 होते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल, ये स्थलीय ग्रह बोले जाते हैं। और अगले जो 4 हो जाते हैं हमारे, जैसे कि शनि हो जाता है, उसके बाद वाले यूरेनस है, नेपच्यून है, बृहस्पति है, ये गैस ग्रह बोले जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। और संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी जी थे। या आपको इनका पूरा नाम लिखा हुआ मिल सकता है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ये है बच्चे इनका पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूपकुंड किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर आपका एक फुल फॉर्म पूछा गया है, ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? पन्ना। बांदीपुर आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है बच्चे। और मानस आपका असम में है। इसके अलावा आपका जो नागरहोल है ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्र। और अगर सौर मंडल का सबसे पूछा जाएगा, CHSL में पूछा गया था आपसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये हो जाएगा आपका गैनीमेड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसे ग्रह से और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपका टाइटन है, शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रहेगा। चल नेक्स्ट चलते हैं। इसको स्किप कर देते हैं, वर्तमान कोश पूछे गए थे। दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बच्चे। और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बने हैं वो बताऊं मैं आपको। ये आपका 3 जिलों में फैला है। कैसे? एक है आपका दिबांग घाटी, इसके नाम पे ही है। सेकेंड है आपका ऊपरी सियांग,
और आपका नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सियांग। तो ये आपका 3 जिलों में फैला हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, अगर डीप में पूछेगा तो ये बनेगा कि दिहांग दिवांग जैव मंडल कहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश और कितने जिलों में स्थित है। तो आपको मैंने तीनों ही मेंशन कर दिए, ये घाटी लिखा है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 8 पंचवर्षीय योजना जरूर आती है जीडी एग्जाम में, तो हद कर दी है 2025 में इतना ये कि क्या बताएं। चलिए, जो अवधि थी इसकी वो थी आपकी 1992 से 1997। जो इसका एक क्वेश्चन बना था जीडी में कि किसकी वजह से ये विलंबित हुई थी, तो वहां पर आपका आंसर था केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ये डिले हुई थी। जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, हमने आपको पहले भी बताया था जीडी एग्जाम में, पहली जो थी 51 से 56 थी, दूसरी जो थी आपकी 1956 से 1961 थी, थर्ड आपकी जो थी वो 1961 से 1966 थी। फिर इसके बाद में आपका गैप था जिसको वार्षिक योजनाओं के नाम से जाना गया, जो कि आपकी चली 1966 से 1969 तक। फिर आपकी फोर्थ योजना आई जिसका कार्यकाल रहा 1969 से लेके 1974 तक। फिफ्थ वाली आपकी 4 साल की योजना रही 74 से 1978 तक। फिर आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आई, इसके बीच में आपका रोलिंग प्लान आया बच्चे, फिफ्थ और सिक्स के बीच में रोलिंग प्लान आया है जो आपका 1978 से 1980 था। फिर आपकी आई है सिक्स जो कि 1980 से चली है 1985 तक। फिर आपकी सेवेंथ जो है वो 1985 से 1990 तक रही है। फिर आपकी एट आई है जो कि आपकी 1992 से लेके आपकी रही है 1997 तक, 2 साल फिर से गैप था। फिर आपकी नाइन्थ आई है जो कि 1997 से 2002 तक रही है। 10वीं आपकी 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2009, और जो 12वीं है आपकी वो आपकी रही है बच्चे 2012 से 2017। ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ वैसे भी जीडी में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। हमने आपको एक रफली आइडिया दिया कि हम 365 डेज फिर से शुरू करेंगे, तो उसमें हम पढ़ाएंगे ऐसे। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, किसका, कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। हमने आपको एक हिंट दी, एक डेमो दिया, और हम आपको ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं बच्चे, कहाँ पर, टेलीग्राम पे। क्यों, वो भी बता रहे हैं हम आपको। जीके तो मैंने आपको करवा दी, इसमें बचा क्या है आपका रीजनिंग, और इसके अलावा आपका मैथ्स बचा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। आंसर इसमें आपको प्रोवाइडेड है, आप इसको सॉल्व करना। चलिए, तो हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा।